नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीनू बिरला वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ी मौसी। आज अलमारी का ताला खुला हुआ है। अलमारी में सभी सामान सजाकर ढंग से रखे गए हैं। सबसे ऊपर के खंड में अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयाँ, मौसा जी की दी हुई टैबलेट, घड़ी, बंद, उनका श्वेत श्याम चित्र, मौसी का चश्मा और वैसलीन आदि। दूसरे खंड में मौसी के कपड़े और उन कपड़ों के साइड में बड़े सलीके से दबाकर रखा गया वैजंती माला के ज़माने का पर्स, और उस पर्स में 20, 50, 100 रुपये के गिने चुने नोट और नोट भविष्य में किन्हें देंगे हैं कागज़ के एक टुकड़े पर उनके नाम। सबसे नीचे के खंड में वे सारे परिचित से डब्बे जिनमें रखे खाद्य पदार्थों के खट्टे मीठे नमकीन स्वाद के साथ हम बड़े हुए। सभी मौन चुपचाप से बस अपने स्थान पर खड़े हैं। उनमें कोई हलचल नहीं। आज मौसी चूँकि अकेली रहती थी, इसलिए एक जिम्मेदार छात्रा की तरह उन्होंने अपनी दिनचर्या भी बना ली थी। मौसा जी का देहांत शादी के 2 महीने के अंदर ही हो गया। तब से उन्होंने एकाकी जीवन ही जिया है। मौसा जी के करीबी लोगों ने मौसी से मायके चले जाने की सलाह दी, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। पर उन्होंने एक सिरे से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि जिस घर में उनकी डोली आई है, उसी घर से उनकी अर्थी भी जाएगी। अंतिम सांस तक वह मौसा जी के घर में रहने का निर्णय उनका अंतिम निर्णय था। मौसी जी जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे के पलंग के गद्दे के नीचे वह एक फ़ोटो एल्बम भी संभाल कर रखती थी, जिसे उन्होंने अंतिम बार कल ही रात को देखा था। दीदी से आग्रह करके एल्बम के एक एक फ़ोटो को अपनी उंगलियों से उन्होंने सहलाया, उसे होठों के पास ले जाकर बार बार चूमी और फिर हमें गले से लगाकर बच्चों के समान फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें चुप कराते कराते दीदी भी रो पड़ी थी। भरे गले से टूटते लड़खड़ाते शब्दों में उन्होंने कहा था, अब लगता है कि नहीं बचूंगी। मेरा बुलावा आ चुका है। तुम ही लोगों में मेरा प्राण बसता है, इसलिए सबको बुलाया। बउआ नहीं आया, नाराज़ है मुझसे, फ़ोन भी नहीं करता, पर समय से रिचार्ज कर देता है। उसी के भरवाए पैसे से फ़ोन पर बात कर लेती थी। रिचार्ज वाला उसका पैसा अलमारी में पर्स में है, कभी आए तो दे देना। तुम्हारी बेटी की शादी के लिए सोने की एक सिकड़ी भी अलमारी में ही छुपा कर रखी है, लेकर उसे कुछ गहना बनवाकर मेरी तरफ से दे देना। बहिना के लिए पश्मीना का एक शॉल है, अलमारी में निकाल कर दे देना। दीदी ने मौसी की हिम्मत बढ़ाई थी कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वह मौसी के कपड़ों में तह लगाने लगी। इस बीच मौसी को पता नहीं क्या ख्याल आया। एक जग से 2 गिलास में पानी डाला, चाकू से नींबू काटा, अलमारी से चीनी का डब्बा और चम्मच निकाला और नींबू का शरबत हमारी ओर बढ़ाते हुए बोली, लो पी लो, सारी थकान दूर हो जाएगी। हम लोगों को द्वारा लाख मना करने पर भी उन्होंने हमें शरबत पिला ही दिया। हम लोग शरबत पी ही रहे थे कि मौसी ने टेबल पे से अपना बड़ा कटोरा उठाया, अलमारी को खोला, एक डब्बे से मौसी निकालकर कटोरे में डाला, अचार के डब्बे में मिर्चा का अचार निकाला, नमक के डब्बे में नमक निकाला और पलंग के नीचे झुककर एक प्याज और वही चाकू निकाला। हम कहते रह गए कि यह सब क्या कर रही हो, पर मौसी ने हमारी एक ना सुनी। सीधे कटोरा लाकर हमारे सामने रख दी और बोली, खाओ, पता नहीं कल को मैं भुजा खिला खा पाऊँगी कि नहीं। कम से कम मुझे अफसोस तो नहीं रहेगा कि अपने बच्चों को मैंने भुजा भी नहीं खिलाया। कल को जब मैं नहीं रहूँगी तो थोड़े तुम लोग यहाँ आओगे। हाँ, कभी इधर से गुज़रना तो ज़रूर याद रखना कि इस घर में एक पागल मौसी रहती थी। जो तुम लोगों को नींबू का शरबत पिलाती और भुजा खिलाती थी। अपनी बात रखते हुए मौसी ने हम दोनों को पकड़ अपने सीने से लगा लिया और साड़ी के एक किनारे से आंसुओं को पोंछने लगी। वे हमें कल की रात स्वयं से अलग होने
देना नहीं चाहती थी, पर रात अधिक होने से हम उनका आशीर्वाद लेकर लौट आए। सुबह सुबह जब रमेश जी का फ़ोन आया तो हमें अपने कानों पर ज़रा भी यकीन नहीं हुआ कि मौसी इस दुनिया में पलायन कर चुकी हैं। पर हकीकत यही थी कि मौसी चिर निद्रा में लीन हो चुकी थी। कल रात का टेबल पर ढक कर रखा हुआ शेष नींबू और प्याज अलमारी में रखे हुए डब्बे हमें ललचा रहे थे, पर मौसी थी कि उन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।